Hello beta, namaste to all of you. So beta, I am Rakesh Kumar. You can call me Rakesh sir. ठीक है? As on my YouTube channel, chemistry expert Rakesh sir. ठीक है बेटा? And I am working as a lecturer in chemistry at Vishisht Public School, Behtala, Unna, Himachal Pradesh. And I have a teaching experience of about 14 years. Clear beta? And which will very helpful to you, okay, for understanding the concepts better, especially for CBSE board examinations as well as for other state board examinations or other like ISC etc. So beta, we are doing the chapter number 4 of your chemistry, that is chemical kinetics. So in chemical kinetics, we have already discussed about the rate of reaction and the factors affecting rate of reaction, and after which we are discussed the topic that dependence of rate of reaction on concentration. So in that particular topic, we have covered the subtopics like what is rate law expression, what is rate law constant, that is rate constant you can say, and about the third will be the units of rate constant and order of reaction, as well as the another topic which we studied in the last video, that was molecularity of a reaction. So now the new topic that we are going to study here is also in the same topic, that is dependence of rate of reaction on the concentration of reactants. Now the topic of today's lecture is the integrated rate equations. Integrated rate equations. But integrated rate equations are not the it is not the new concept. It is totally that is related to the previous, that is rate law expression etc. Now as we already studied, the dependence of rate on the concentration can be expressed generally in terms of differential rate equation. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में. कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस किया था ना, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में. बताया था ना हमने, किया था dr/dt या dA/dt, मतलब विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम किसके विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस करेंगे, रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मैंने कोई जनरल कंसीडर किया है रिएक्टेंट R, ठीक है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होगी, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, दैट कैन बी गिवन एज रेट इज इक्वल टू डिफरेंशियल, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी इक्वल टू K. K क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, R दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर n. And क्या था, may or may not be the stoichiometry coefficient which provide you the order of reaction. ये क्या प्रोवाइड करवाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में प्रोवाइड करवाता है. नाउ बेटा एज वी ऑलरेडी स्टडीड कि एक तो हमने किया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से पहले, इसे डिस्कस करने के लिए तो चलो हम अभी डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने किया था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ज्यादा क्लैरिफाई करता है रिगार्डिंग द रेट ऑफ रिएक्शन को. मतलब एक रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर हमने आइडेंटिफाई करना है तो हम इंस्टेंटेनियस रेट को स्टडी करते हैं. लेकिन बेटा इंस्टेंटेनियस रेट जो हमने प्रीवियस मेथड किया था, दैट इज ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम लोगों ने ये फाइंड किया था कि बाय ड्राइंग द स्लोप, दैट इज बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप फ्रॉम द टेंजेंट ऑफ द ग्राफ, वी कैन इजीली डिटरमिन द इंस्टेंटेनियस रेट. ठीक है, कर तो सकते हैं, लेकिन वो एक आप ये कह सकते हो कि you can say that it is not always convenient. वो इतना ज्यादा better method नहीं है for calculating the instantaneous rate. ठीक है, क्यों? Because the graph that we draw from the data may gets altered, और डाटा दैट कलेक्टेड उसमें जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट, ये जरूरी नहीं है कि वो टेंजेंट ऑलवेज करेक्ट ही हो, और वहां से जो हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे हैं वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी सी अराइज होती है. मतलब वो एक सेटिस्फैक्टरी मेथड नहीं है किसके लिए, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्या, इंस्टेंटेनियस रेट. सो
ये जो हम लोग आज करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ये और कुछ नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक अल्टरनेट मेथड है विच इज मोर कन्वीनियंट एज वेल एज मोर फेथफुल, आप कह सकते हो इसको, समझ रहे हो? जो कॉन्ट्राडिक्शन वहां पे अराइज होती है ग्राफिकल मेथड में, उस कॉन्ट्राडिक्शन को यहाँ पे रिमूव आउट किया जाता है. दिस इज more convenient method to find out the instantaneous rate of reaction. करते क्या है? This is very simple. इंटीग्रेटेड ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, ठीक है? करना क्या है? जो हमारे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है dr by dt, ठीक है, इसको डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए हम लोगों ने इंटीग्रेट कर देना है. मैथमेटिक्स में आप लोग करते हो ना डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये वही है बेटा. तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हुई पड़ी है जहां से हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहलाती है आपकी, ठीक है? अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, ठीक है? इंटीग्रेट करना है, क्यों करना है? टू जस्ट फाइंड आउट द एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. इज दैट क्लियर बेटू? तो हमने जस्ट आगे मैथमेटिक्स है, ये सारे के सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है. हम लोगों ने इस इक्वेशन को डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए इंटीग्रेट करना है. हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को ड्राइव करना है फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए. मींस फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन रेट्स को डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे. क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. इज दैट क्लियर बेटा? So without wasting any time, let us start first integrated rate equation for zero order reaction. इसके लिए for zero order reaction लिखेंगे integrated rate equation for given rate, क्योंकि यहीं से जीरो ऑर्डर मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो. जीरो ऑर्डर मींस टू से जो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी. सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम फर्स्ट करने जा रहे हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. सो फ्रॉम द रेट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन दैट इज n कह लो या अल्फा बीटा गामा कुछ भी बोल लो, वो क्या रहेगा? जीरो. ठीक है बेटा, वेरी गुड कर दो. सो देयरफॉर क्या बन जाएगा? मैं सीधा यहां से लिख रहा हूं माइनस dr by dt is equal to k into r raised to 0. ठीक है बेटू, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी. नाउ और यू कैन से dr is equal to, ये उधर ले जाइए, क्या बन जाएगा? या फिलहाल यहीं पे थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कर लीजिए. It is equal to k. k क्यों? Because anything raised to power 0 is 1. यहाँ लिख सकते हो because r raised to 0 is equal to unity. ठीक है, ये आ जाएगा. अब आप कर सकते हो उसको dr is equal to minus k dt. क्लियर बेटा? हो जाएगा. नाउ इंटीग्रेट करना है इस इक्वेशन को. आप लोगों ने क्या करना है? इंटीग्रेट कीजिए. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. इसको इक्वेशन मान लो 1. इंटीग्रेट इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स. ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स. इंटीग्रेट कर दीजिए. क्या बना? इंटीग्रेशन dr इज इक्वल टू माइनस k इंटू dt प्लस c. c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. c क्या है? वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है बेटा? नाउ डिफरेंशिएशन आपको पता है मैथमेटिक्स वालों को, नॉन मैथ को, यहाँ के मतलब 1 इंटू डी आर है. ये
ठीक है, कांस्टेंट इनटू डी आर, तो क्या इंटीग्रेशन रहती है इसकी आर ओनली, तो ये बन जाएगा आपके पास आर इज इक्वल टू माइनस एल इज माइनस के, dt की कंसंट्रेशन क्या रहेगी टी, क्या रहेगी टी, क्लियर बेटा, P प्लस C, R is equal to minus KT plus C, ये आगे इंटीग्रेटेड। नाउ at T is equal to 0, at T is equal to 0, जब इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई अभी, ठीक है, at T is equal to 0, आपके पास R, ये R कब है, जब T जब टाइम T है उस समय ये R है, तो जब T 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, R becomes equal to R नॉट, R क्या हो जाएगा R नॉट, ठीक है, that is where, यहाँ पे लिख देना है where R क्या है, concentration at time T and R नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है बेटू, हो जाएगा T इज इक्वल टू 0 के ऊपर R क्या बन जाएगा R नॉट, सो देयरफॉर इसको, इस इक्वेशन को नंबर 2 दे देना है, यहाँ पे इसको नंबर 2 दे दो, ये वाली इक्वेशन को, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देनी है, R क्या हो गया R नॉट, दिस इज R नॉट, इट इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा सारा, क्योंकि T इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो आप, 0 सारे प्लस C, और C is equal to क्या बन गया R नॉट। Now put this value of C in equation 2, ये C की वैल्यू आप किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, कर दीजिए, therefore equation 2 becomes, क्या बन जाएगी R is equal to minus KT plus R नॉट, is that clear बेटा, ये लिख लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। नाउ इसके बाद आगे क्या करोगे आप लोग, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, और ये इधर ले आओ, या ऐसे भी रहने दोगे तो ये आपके पास y इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ये क्या बन जाती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, kt इस साइड आ जाएगा, इट इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा r नॉट माइनस r, और k इज इक्वल टू बन जाएगा r नॉट माइनस r ओवर t, ठीक बेटो, हो जाएगा। So this is how we can find the rate constant, value of rate constant for zero order reaction के लिए, ठीक है बेटो। Now the equation, इसको आप नंबर 1 2, इसको नंबर आप 3 दे दो, इसको नंबर 3। Now जो इक्वेशन आपकी 3 है, that is very much similar to the equation of straight line y is equal to mx plus c. Equation 3 is very much similar to equation of straight line, that is y is equal to mx plus c, ऐसे ही है ना ये। तो यहां से the graph of this
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बन जाएगा, ग्राफ बिटवीन टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन. इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम then it will be a straight line graph होगा ये इस तरह से. ठीक है बेटो. और जहां से ये ग्राफ यहां से जब t इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ये वाली कंसंट्रेशन क्या होगी, आर नॉट. ठीक है. और इसकी जो स्लोप आएगी यहां से स्लोप वो क्या होती है, एम टी इक्वल दैट इज क्या है, एम टी वैल्यू जब कंपेयर करेंगे दोनों को तो दैट विल बी माइनस के. समझ रहे हो बेटा. तो इन दिस वे आपके पास क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेटेड इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. और इंटरसेप्ट ये आपकी इंटरसेप्ट बन जाएगी, इंटरसेप्ट दैट इज आर नोट. ठीक है. सो दिस इज द ओवरऑल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. आपने जो यूटिलाइज करनी है इक्वेशन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व आउट करने के लिए वो इक्वेशन 3 यूज कर सकते हो आप, या जो लास्ट में हमने k की वैल्यू या t की वैल्यू उसके विद रिस्पेक्ट टू आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. ठीक है बेटा. जैसे एग्जांपल्स कौन-कौन सी दोगे आप जीरो ऑर्डर के लिए. एक तो कैटालिटिक रिएक्शन जितनी भी होती हैं, ऑलमोस्ट कैटालिटिक रिएक्शंस वो सारी जहां पे कैटलिस्ट यूटिलाइज हो रहा है वो मोस्टली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं. कैटालिटिक थर्मल डिकम्पोजिशन ले लो या कोई भी रिएक्शन which takes place in the presence of catalyst, those reactions are considered as among most of them जो है they are considered as zero order reaction. इसके अलावा thermal decomposition of hydrogen iodide on gold surface, it is another example of zero order reaction. ठीक है जी. इसके अलावा प्लेटिनम मेटल को जब हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में, जैसे गैस फेज रिएक्शंस में अमोनिया की फॉर्मेशन टाइप, ठीक है, तो वो भी आपके पास ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं. अमोनिया की फॉर्मुलेशन, जो अमोनिया फॉर्मेशन है प्रोसेस में जो हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं वो एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की. तो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसके लिए आपके पास नेट रिजल्ट क्या बना, फिर एक तो ये हो गया ग्राफ को विजुलाइज अच्छी तरह से कर लेना है. ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में वो ग्राफ के ऊपर होता है. आपको इसी तरह से ग्राफ दे दिया जाएगा टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ग्राफ को ऑब्जर्व करके आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है. तो ये माइंड में रखना है आपने किस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सा पर्टिकुलर ग्राफ जो है वो अराइज होता है, किस तरह से होता है. ठीक है बेटो. सो आपके पास रिजल्ट क्या बना था, k इज इक्वल टू r नॉट माइनस r ओवर t. यही बना था ना आपका था r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस r नॉट, ये था, यहां से रिलीज हुआ था ये. और t इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा r नॉट माइनस r ओवर k. ठीक है बेटा, हो जाएगा, कर लोगे सॉल्व. नाउ इसी के लिए एक और चीज होती है हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो भी इसी के साथ ही कर लेते हैं, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका. हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. पहले तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन. हाफ लाइफ बड़ी सिंपल सी है. हाफ लाइफ मींस टू से द टाइम up to which the concentration of the reactants reduces to their half. ये वो टाइम इंटरवल होता है जहां पे concentration of reactants जो होते हैं, that is reactants की जो concentration है, it reduces to its half to the initial concentration. अपने initial concentration से वो टाइम जब तक ये अपना हाफ रिड्यूस हो जाए, मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, आपकी 50% रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट,
वो जो टाइम इंटरवल है, वो जितना टाइम लेगा वो उसको बोलते हैं टी हाफ ऑफ दैट रिएक्शन, दैट इज हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर है, चाहे सेकंड ऑर्डर है, या एनी अदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, दैट इज टी हाफ। सो फाइंड आउट करेंगे टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या आएगी, ये हो जाएगा टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, half life means T half for zero order reaction. Now अब फिर वहीं से चलेंगे। अब T के ऊपर जब हम जैसे कि नाम नेम सुजेस्ट कर रहे हैं, half life is the time during which the initial concentration of the reactant reduces to their half, या reduces to its half, that is known as half life। that is कहने का मतलब ये है कि at t is equal to t half, t is equal to t half, आपके पास आपकी टाइम कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t है वो reduces to its half हो जाएगी इनिशियल का, that is r is equal to r by 2 पुट कर दोगे r नॉट by 2 हो जाएगी वो इनिशियल का हाफ। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2 ओवर के। क्लियर बेटा? आपका क्या हमने डिस्कस किया, द टाइम ड्यूरिंग विच द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू इट्स हाफ, the initial concentration of the reactant that is r naught reduces to its half means जो concentration after time t है that is जो r है वो किसके इक्वल हो जाएगी, r naught by 2 हो जाएगी। कब? at t is equal to t half। ठीक है बेटू? तो अब इस जो वैल्यूज को आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेशंस कर लीजिए, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो इसको, तो क्या बन जाएगा, इट बिकम्स इक्वल टू 2 into r naught minus r over k, 2k, तो एलसीएम आ जाएगा। सो यू कैन से t half is equal to r naught over 2k। क्लियर बेटा? दिस इज द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां से आप एक जनरलाइजेशन दे सकते हो क्या, कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, और यू कैन आल्सो से दैट k इज इक्वल टू r नॉट ओवर 2t half, that is rate constant is depends upon the initial concentration of the reactant for किसके लिए, t half, for half life of zero order reaction the rate constant depends upon the initial concentration। ठीक है बेटा? इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो। That is T half for zero order reaction is directly proportional to the initial concentration। ठीक है? K constant है तो ये directly proportional to एक तरह से आ जाएगा T half is directly proportional to R naught। Clear बेटो? As K is a constant। ठीक है? So this is all about the integrated rate equation for zero order reactions। ठीक बेटा? इसी तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके सिलेबस में दो टाइप के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं, एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा? और दोनों के टी हाफ और उससे से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है? अब एक चीज आप नोट कर लीजिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये है आपका पेज नंबर है ये, जिसमें ये एक तो आपके न्यूमेरिकल्स टाइप दिया हुआ है यहाँ पे, इससे रिलेटेड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रिलेटेड है ये है पेज नंबर 105 के ऊपर है, ये कुछ क्वेश्चन है। ठीक है? जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के ऊपर है। इसके अलावा एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस
हैं वो आप लोगों ने थोड़े से डिस्कस कर लेने हैं। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं क्वेश्चंस इसी लेवल के। जैसे 2010 में एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। सीबीएसई 2010 में जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। यू कैन राइट द स्टेटमेंट। in 2010 में बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट of a reaction of zero order, of a reaction of zero order in A is, in A reactant आपका in A is 0.0030 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकंड। मतलब आपको रेट कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर वो नहीं भी देते, यहां से मान लीजिए रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर ना भी लिखते, अगर वो सीधा लिख देते तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज दिस, ठीक है, तो भी कहां पे ये जीरो ऑर्डर आपको कैसे पता चलना था? यूनिट से। मोल पर लीटर पर सेकंड किसके यूनिट्स होते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स होते हैं। तो वो एक एडिशनल जुड़ जाता है, एक पार्ट जुड़ जाता है न्यूमेरिकल में, जहां पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और साथ में ये जो यहाँ पे है ये दैट इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन, फॉर द इनिशियल concentration, for the initial concentration of A to fall from 0.10 molar, ये m है, molarity means mole per liter, to 0.075 मोलर, ठीक है बेटा। मतलब अब स्टेटमेंट को समझिए पहले, क्या बोला गया है? आपको बोला गया द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इन ए रिएक्टेंट है, इज 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकंड। मींस टू से सॉल्यूशन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। के की वैल्यू आपको गिवन है 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकंड। इसको आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है। क्या बन जाएगा? 3.0 into 10⁻³ -3 मोल पर लीटर पर सेकंड। के की वैल्यू आपको गिवन है। नाउ इसके बाद आगे क्या कर रहा है, एक बार स्टेटमेंट अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर मैं इसको बाइक आउट कर दूंगा, ठीक है बेटा। नाउ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी बताइए आपको? 0.10 मोलर। मतलब आपके पास A नॉट ये है 0.10 मोलर, ठीक है बेटो। और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t मतलब टाइम निकालना है ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मींस टू से आपने टाइम फाइंड आउट करना है, मतलब आपने टाइम फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t गिवन है, दैट इज A गिवन है आपको। A इज इक्वल टू कितनी है? 0.075 मोल, ठीक है। यह चीजें आपको गिवन है। K की वैल्यू गिवन है, A नॉट मींस A नॉट, यहाँ पे A नॉट है, वहां पे हमने क्या लिया था फॉर्मूलेशन में? R नॉट। ये एक ही चीज है, A नॉट या R नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन। इस तरह से A और R, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ R मतलब रिएक्टेंट की दी थी, ये भी रिएक्टेंट है A, तो यूज करेंगे फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। लिखेंगे नाउ फ्रॉम इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या थी? T इज इक्वल टू RC, ठीक है।
आर नॉट माइनस आर ओवर के, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बनेगा, देयरफॉर टी विल इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू मतलब ए नॉट कितनी है 0.10 माइनस आर मींस ए 0.075, ठीक है। मोलर मतलब मोल पर लीटर, यूनिट साथ में लगाने हैं, डिवाइड बाय के, ये वैल्यू 3 इंटू 3.0 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, therefore t is equal to आपके पास बन गया, इट विल बी, जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे इट बिकम्स 8.3 सेकंड्स, 8.3 सेकंड्स इसको सॉल्व कर लोगे जब। क्लियर बेटा, हो जाएगा ये सारा इस तरह से आप लोगों ने, ये पर सेकंड है, ऊपर जाके सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका सीबीएसई 2010 एग्जाम में बेटा आया हुआ है फाइनल्स में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं 2 मार्क्स में, इस पोर्शन में से, जैसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर के लिए 2 मार्क्स में आएगा, लेकिन जब हम फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर के फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे, सेकंड ऑर्डर तो है ही नहीं सिलेबस में, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में आप लोगों को फिर वो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। वो थोड़ी सी स्टेटमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप स्टेटमेंट्स वगैरह आती हैं पेपर में, ठीक है बेटू। तो इस तरह से आप लोगों ने इसके जो और भी कोई होंगे अगर न्यूमेरिकल, जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज वगैरह में भी न्यूमेरिकल हैं, और अदर्स भी जैसे असाइनमेंट वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवानी है, तो उसमें भी जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों ने अच्छी तरह से सॉल्व कर लेने हैं। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद ये इंटीग्रेटेड रेट, क्योंकि इंटरलिंक्ड है, तो इनकी डेरिवेशन जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर एज वेल एज फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अदर बोर्ड्स में भी, इवन सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन ये सीधा ही आ जाता है, दैट इज ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ऑफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर हाउ विल यू कैलकुलेट द टी हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अगर टी हाफ के लिए भी आता है तो भी आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पहले देनी पड़ेगी, उसके बाद तभी आप लोग उसको आगे सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है बेटा। सो दिस वाज योर फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और एक पर्टिकुलर लेक्चर हम लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स का, बिकॉज़ दोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट एक ही टॉपिक बचा बेटा, आपके हार्डली 2-3 लेक्चर और लगेंगे इसके बाद, ठीक है बेटू। सो करते रहिए, साइड बाय साइड कवर अप करते रहो। इन केस यू फील एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेरी, देन यू कैन कांटेक्ट मी, ओके बेटा। किसी भी मोड से आप मुझे बता सकते हो उस केस में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।